समय पहले की बात है। भयंकर बरसात हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ में ओले भी गिर रहे थे, जिसके कारण ठंड अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही थी। रामपुर गांव के छोटे से घर के कोने में विमला ठंड से कांपते हुए बैठी थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। विमला की बहू राधिका अपनी सास को परेशान करने के लिए बर्तन जोर जोर से पटक रही थी। विमला ने अपनी बहू राधिका से कहा, राधिका बहू, थोड़ा सा खाना दे दो, खाने के लिए बहुत जोरों की भूख लग रही है। कल रात से कुछ नहीं खाई हूँ, आज थोड़ा सा खाना दे दो ताकि आज का दिन अच्छे से कट जाए। विमला की बहू राधिका ने तेज आवाज में बोला, माँ जी, अभी घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, जो मैं आपको दे दो। थोड़ा सा दाल चावल बचा था जो पिंकू ने खा लिया है। माँ जी, आप खुद क्यों नहीं दूसरों के खेतों में मजदूरी कर लेती, जिससे आपको पैसे मिले। लेकिन नहीं, आपको तो केवल मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है, तो आप क्यों मजदूरी करेंगी। अगले सुबह विमला भूख के मारे तड़प रही थी। उसने अपनी बहू राधिका से दोबारा खाना खाने के लिए मांगा। तब राधिका ने गुस्से से विमला से बोला, आप हर वक्त खाना ही मांगती रहती हैं। यहाँ पर मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी न खोल रखा है जो आपको हर वक्त खाना मिलता रहेगा। दाल चावल बनाया था, वह भी खत्म हो गया। अरे इस विमला की बच्ची ने तो मुझे परेशान करके रखा है। इसे किसी भी तरह घर से निकलना होगा। मुझे ऐसा तरकीब लगाना होगा जिससे सुरेश खुद ही धक्के मारकर बुढ़िया को घर से बाहर। अगले दिन राधिका एक नई चाल चली। जब सुरेश खेत से काम करके घर आया, तब राधिका सुरेश को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और रोते हुए सुरेश से कहती है, सुरेश, मुझे इस घर में अब नहीं रहना, क्योंकि अब यह घर मेरा नहीं रहा। मुझे अपने माँ के घर जाना है। क्या बात है राधिका, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें अपने माँ के घर क्यों जाना है? मैं कुछ समझा नहीं। आज सुबह जब मैंने माँ जी से कहा कि घर में खाना नहीं है, खाना खत्म हो चुका है, तब वह मुझे गाली देने लगी। कहने लगी कि सुरेश से कहकर तुझे इस घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि तू इस घर में रहने लायक नहीं है। क्या माँ ने तुम्हें ऐसा कहा? तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुम रुको, अभी माँ से पूछता हूँ। राधिका की कही ये सब बातें सुनकर सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में अपनी माँ से जाकर पूछता है, माँ, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ कि आपने राधिका को गालियाँ दी और उससे कहा कि तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। माँ, आप राधिका को ऐसा कैसे कह सकती है? सुरेश की बातें सुनकर विमला चौंक गई। बेटा सुरेश, तू यह क्या कह रहा है? मैंने राधिका बहू को कुछ नहीं बोला है। राधिका यह सब झूठ बोल रही है। माँ जी, अब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कल आपने खुद मुझसे कहा था कि आप सुरेश से बोलकर मुझे घर से बाहर निकलवा दोगी। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। सुरेश बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि तुम घर में रहने लायक नहीं हो। राधिका बहुत झूठ बोल रही है। तो अब आप मुझे झूठी भी कहेंगी माँ जी? सुरेश विमला और राधिका को शांत करने की कोशिश करता है। तुम दोनों शांत हो जाओ और इस घर में मुझे शांति से रहने दो। मुझे तंग मत करो। मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरा काम पर जाने का समय हो गया। यह विमला की बच्ची आसानी से घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसे घर से निकालने के लिए मुझे ऐसा तरकीब लगाना पड़ेगा जिससे यह खुद ही कोई गलत कदम उठाए, जिससे सुरेश इस बुढ़िया को खुद ही घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो जाए। जब सुबह होती है, राधिका अपने सास के पास जाती है और गुस्से से बोलती है, माँ जी, क्या हर वक्त खाना ठुसती रहती है? बस आप भैंस की तरह घर पर बैठकर खाती रहती है। कोई काम तो आपसे किया नहीं जाता। बस भैंस की तरह खाओ और दूसरे के सर पर बोझ बनी रहो। इसके अलावा आपको आता ही क्या है? माँ जी, आपके कारण मैं दिन भर नौकर की तरह काम करती रहती हूँ। क्या हुआ राधिका बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? इस घर को बनाने के लिए सुरेश के पिताजी ने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर तुम सब इस घर में चैन से रह रहे हो। आज तुम मुझे खाना दे रही हो, खाने के लिए तो तुम मुझे ताना मार रही हो। यह मत भूलो राधिका बहू, तुम लोग जिस खेत से अनाज खाते हो वह मेरे पति ने अपने खुद के पैसे से खरीदा था। आज मैं भले ही बुढ़िया हो गई हूँ। राधिका बहू, तू मेरे साथ यह बहुत गलत कर रही है। राधिका और विमला की बातें सुनकर सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। सुरेश की पैरों की आवाज सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है और झूठ बोलने लगती है। माँ जी, आपने मुझे धक्का दिया। राधिका बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझे धक्का कब दिया?
अब क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? चैन से सोने भी नहीं देती हो? तुम लोगों ने मुझे तंग करके रखा है। देखिए जी, माँ जी ने मुझे धक्का दिया है। सुरेश अपनी माँ को गुस्से से बोला। माँ, तुम राधिका के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? राधिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी गाली देती हो तो कभी ताना। आज तुमने हद ही कर दी माँ। तुमने राधिका को धक्का क्यों दिया? ये तुम्हारा राधिका प्रति कैसा व्यवहार है माँ? सुरेश बेटा, मैंने राधिका बहू को धक्का नहीं दिया है। राधिका बहुत झूठ बोल रही है। मैंने राधिका बहू को कभी डांटा तक नहीं है। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह समझा है। पर न जाने यह तुझसे मेरे बारे में इतना झूठ क्यों बोल रही है। पर बहू, इतना झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। समय का कर्मा बहुत जल्द वापस लौट कर आता है, उससे कोई नहीं बच सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सुरेश, मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी ने मुझे सच में धक्का दिया है। बस बहुत हुआ माँ, अब मैं आपको अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी हरकतों से बाज आ गया हूँ। अब आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं अपने घर में आपको 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। इसलिए आप यह घर छोड़कर चली जाइए, वरना आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अपने बेटे सुरेश की मुंह से यह बात सुनकर विमला उदास हो गई और विनती करने लगी। सुरेश बेटा, मुझ बुढ़िया से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस लड़की ने तुम्हारी आँख में झूठ का पर्दा डाल दिया है, इसलिए तुम ये नहीं जान पा रहे हो कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य। तुम मुझे इस घर से मत निकालो। सुरेश बेटा, तुम लोगों के अलावा मेरा इस संसार में है ही कौन? क्या तुम्हारे घर में इतना भी जगह नहीं है कि तुम इस बुढ़िया को अपने घर में रख सको? विमला अपने बेटे सुरेश से बहुत विनती करती है, लेकिन उसका बेटा सुरेश उसकी एक न सुनी और घर से बाहर निकाल दिया। माँ, यह मकान मेरा है और मैं जिसे इस घर में रखना चाहूँगा वही इस घर में रहेगा, और जिसे नहीं रखना चाहूँगा वह इस घर में नहीं रहेगा। इसलिए आप चुपचाप मेरे घर से चले जाइए। अरे सुरेश, ये तुम्हारी माँ है, तुमको अपने माँ पर तरस नहीं आ रहा है क्या? बेचारी कितनी बुजुर्ग हो गई है। यह इस हालत में कहाँ पर जाएंगी? इनका तुम्हारे सिवा है ही कौन? इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा मत कर सुरेश बेटा। आप चुप रहिए सरपंच जी, मेरे घर की बात है और मुझे नहीं पसंद है कि मेरे घर के मामले में कोई बाहर वाला बोले। सरपंच जी, आप शांत हो जाइए। आजकल की औलादों से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? ये सब तो केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते हैं। अपने माँ आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं। इनके लिए इनके माता पिता जिए या मरे, इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। सुरेश बेटा, क्या तुम्हें पता है जब माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें अपने औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है? यह घर तो मेरा दुनिया है बेटा। मैं एक घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी बेटा? सुरेश, क्या मैं तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम मुझे मेरे अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझे दुख देकर कभी सुख में नहीं रह सकता। जो तू आज मेरे साथ कर रहा है, एक दिन तेरे औलाद भी तेरे साथ ऐसा ही करेंगे। विमला रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं और जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में यही दिन देखना रह गया था जिस औलाद को मैंने जन्म दिया और उसे अकेले पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज वही बेटा मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तभी वहाँ से एक गांव की औरत जा रही थी। विमला तेज बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिस वजह से वह कांप रही थी। अरे बेटा, मुझे बहुत ठंड और बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कोई चादर दे दो और कुछ खाने के लिए दे दो, जिससे मैं अपना पूरा शरीर को ढक सकूं और इस तेज बरसात बच सकूं, जिससे मुझे ठंड ना लगे। अरे चाची जी, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? क्या दूसरे से भीख मांग रही हो? इस गांव में आपका कोई नहीं सहायता करेगा। आप जैसे लोगों के कारण पूरे गांव की बेइज्जती होती है। आलसी कहीं की। विमला उदास होकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तेज बारिश और भूख के कारण विमला का शरीर कमजोर हो चुका था। विमला की आंखों से आंसू नहीं बल्कि वह दर्द बह रहा था जो उसके बेटे सुरेश ने उसे इस बुढ़ापे में दिया था। विमला रात भर तेज बारिश और भूख से लड़ती रही और अपने फूटी किस्मत पर रोती रही। सुबह होने तक विमला का तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेज भूख लगने के कारण विमला उस तेज बारिश में एक राशन की दुकान पर जाती है और उस दुकान वाली औरत से कहती है, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने को नहीं मिला तो मर जाऊंगी। अरे बुढ़िया, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि ऐसे ही किसी को मुफ्त में सामान बांटती चलूं। अगर तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए तो पहले मुझे पैसे दे। बेटी कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बेचारी बुढ़िया कहाँ से पैसे लाऊंगी। दुकान वाली औरत बिना कुछ कहे दुकान के अंदर चली जाती है। विमला वहीं पर उस तेज बारिश में भीगती रही। उसकी आंखों से उदासी साफ दिख रही थी। विमला वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं किससे मदद मांगू? कहने को तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, फिर भी मैं अकेला हूँ। सच कहते हैं भगवान किसी पर मत विश्वास करो, चाहे वह अपनी ही औलाद क्यों ना हो। समय आने पर सबका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। जिस घर को मेरे पति ने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया था, आज उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं है। ऐसा बोलकर विमला दूसरे रेस्टोरेंट वाले दुकान पर जाती हैं। बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कल रात से ही मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, ईश्वर तुमको हमेशा खुश रखेगा। अरे बुढ़िया, मैं यहाँ पर कोई मुफ्त में खाना थोड़ी ना बांट रहा हूँ जो तूझ जैसी भिखारी को दे दूंगा। तेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं की। कोई बात नहीं बेटा, जब मेरे खुद के बेटे ही ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं दूसरे का क्या भरोसा करूं। आज मेरे बेटे और बहू ने मुझे रोड पर ला दिया। आज मेरे पति जिंदा होते हैं तो मुझे यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता और न ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता मुझे। वाह रे मेरी फूटी किस्मत बेटा, तुम्हारे दुकान में बासी खाना बचा हो तो वही दे दो, मैं वही खा लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अरे जा भाग यहाँ से भिखारी, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। भिखारन तहीं की जब जवान रही होगी तो मुफ्त की रोटियां तोड़ी होगी, इसलिए तो बुढ़ापे में झेल रही हो। दुकानदार की यह बातें सुनकर विमला उदास हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक और किराने का दुकान दिखाई देता है। विमला उस दुकान पर जाती है, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके आसपास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पर उसकी सहायता कोई नहीं करता है। देखो रामू भाई, वो तो सुरेश की माँ है बेचारी, किस हाल में है। सुरेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है, मगर हम कर भी तो क्या सकते हैं। अगर हमने कुछ बोला तो हमारे बेटे और बहू भी हम लोगों को भी घर से निकाल देंगे। सही कह रहे हो तुम मुरली भाई। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है, माँ बाप कुछ बोल दे तो उन्हें बुरा लग जाता है और घर से निकाल देते हैं। खैर छोड़ो, हम लोग कर भी तो क्या सकते हैं। हे भोलेनाथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यह भी दिन देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इतना बोलकर विमला वहाँ से जाने लगती है। कुछ समय चलने के बाद उसे 3-4 औरत आपस में बात करती हुई दिखाई देती हैं। विमला उन लोगों के पास जाती है मदद मांगने के लिए। बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कल रात से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। ईश्वर तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। अरे माँ जी, देखने में ठीक तो लग रही हो, दूसरे के खेतों में मजदूरी क्यों नहीं कर लेती? अरे सविता बहन, ऐसा समय किसी का भी आ सकता है, तुम्हारा भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, समझी? तुम माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वह औरत ने विमला को खाना खाने के लिए दिया। बेटा तुमने मुझ बुढ़िया का पेट भर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है इंसानियत आज भी जिंदा है। तुम हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दे। विमला उस औरत से ऐसा बोलकर फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तेज बारिश हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो मेरा यह बुरा वक्त भी बीत जाएगा। मैं भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, लेकिन मुझे अपने दम पर ही कुछ करना पड़ेगा। कब तक दूसरों से यूं ही उम्मीद लगाए बैठी रहूंगी? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैं इस मुश्किल वक्त में हार नहीं मान सकती, मुझे खुद के लिए जीना होगा। ऐसे ही एक दिन विमला सोचते सोचते गांव से बाहर घने जंगल में चली जाती है। तभी उसकी नजर सूखे पेड़ पर पड़ती है। उन सूखी लकड़ियों को देखकर विमला के दिमाग में एक तरकीब आया। यह सूखी लकड़ियाँ तो देखने में कितनी मजबूत लग रही हैं। क्यों ना मैं इन सूखी लकड़ियों की झोपड़ी बना लूं, जिससे मैं बरसात और इन तेज हवाओं से बच सकूंगी। विमला गांव में जाकर एक आदमी से कुल्हाड़ी मांगती है। बेटा मुझे कुछ समय के लिए अपना कुल्हाड़ी दे दो,
मैं जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटकर अपना छोटा सा झोपड़ी बनाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मैं सूखी लकड़ियाँ काट लूंगी तुम्हारा कुल्हाड़ी लाकर दे दूंगी। मैं अपना कुल्हाड़ी गांव में किसी को नहीं देता हूं, तो मैं आपको क्यों दूं अपना कुल्हाड़ी। जाइए आप यहां से अपना काम कीजिए और मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। मैं आपको अपना कुल्हाड़ी नहीं दे सकता। मुझे कुल्हाड़ी की आवश्यकता है बेटा, कृपया करके तुम मुझे अपना कुल्हाड़ी दे दो। मैं आपको अपना कुल्हाड़ी दे रहा हूं, लेकिन जल्दी ही लौटा देना, क्योंकि मुझे भी कुल्हाड़ी की जरूरत है। आप इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, इसलिए आपके उम्र का लिहाज कर रहा हूं। विमला उस आदमी से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाती है और सूखी लकड़ियां काटने लगती हैं। ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटने के बाद विमला एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। अब मैं इस तेज बारिश और सर्दी से बच सकूंगी। सूखी लकड़ियां का झोपड़ी बनाने के बाद विमला कुल्हाड़ी देने चली जाती है। बेटा, यह लो तुम्हारा कुल्हाड़ी। मैंने सूखी लकड़ियाँ काट लिया और अपना छोटा सा झोपड़ी भी बना लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपकी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माजी। अब आप इस कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लीजिए, मेरा काम हो गया। मैं अपने लिए दूसरी कुल्हाड़ी बनवा लूंगा। विमला कुल्हाड़ी लेकर झोपड़ी में आ जाती हैं और सो जाती हैं और उसी रात तेज बारिश होने लगती है और हवाएं भी चलने लगती हैं। लेकिन विमला उस सूखी लकड़ियां के झोपड़ी में सुरक्षित रहती है और बाहर बारिश होने का खूब मजे उठाती है, खूब आराम से सोती है। और इधर तेज बारिश होने के कारण सुरेश का सारा फसल खराब हो गया था। ये कैसी विपत्ति आ पड़ी है। यह तेज बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा पूरा फसल खराब हो गया, राधिका बर्बाद हो गया। यह फसल ही तो था जिसके भरोसे हम लोगों का घर खर्च चल रहा था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे उदास मत होइए जी, उदास होने से कुछ नहीं होगा। हमें इस बुरे वक्त से लड़ना चाहिए। आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका, यहाँ मेरा सब बर्बाद हो गया। तुम बोल रही हो चिंता मत करो। मैंने मालिक से जो उधार पैसे लिए थे उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा था जो फसल उगेगा उसे बेचकर मालिक से लिया गया कर्ज भर दूंगा, लेकिन देखो ना, यहाँ सब उल्टा हो गया, सब बर्बाद हो गया। जब से माँ जी इस घर से गई हैं, तब से हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बहुत बुरी हूँ सुरेश। तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका, सारी गलती तो माँ की थी ना, वो तुम्हें हर वक्त गालियाँ दिया करती थी। नहीं सुरेश, माँ जी मुझे कुछ नहीं कहती थी। माँ जी तो मुझे अपनी बेटी मानती थी। मैं ही अभाग्न थी जो उन्हें इस घर से निकालना चाहती थी। मुझे माफ कर दो सुरेश, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी को घर से बाहर निकालने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है राधिका, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसलिए तुम मुझसे नहीं, माँ से माफी मांगना। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने यह भी नहीं सोचा माँ पर क्या बीत रही होगी। हमें माँ जी को ढूंढना चाहिए। मैं माँ जी से माफी मांगना चाहती हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सुरेश राधिका अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ दूर चलने पर सुरेश और राधिका अपनी माँ की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। विमला झोपड़ी में बैठी थी। दोनों लोग उसके पास जाते हैं। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आप पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी आपके उम्र का लिहाज नहीं किया। तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? जब सबसे ज्यादा तुम दोनों की मुझे जरूरत थी, तब तुम लोगों ने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब क्या करने मेरे पास आए हो? जाओ, तुम लोग अपने घर में अकेले जीना सीख गई हूँ। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये घोर कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है और ना ही कोई भरोसे के लायक होता है। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आगे से किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करूँगी। माँ आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे पूरे दिल से माफी मांग रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। राधिका और सुरेश बेटा, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। फिर वह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और राधिका भी अपने बहू होने का फर्ज दिल से निभाती हैं और अपने सास की खूब सेवा करती हैं।